कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम सिंह यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी टॉपिक है आज की हिंदी भाषा में कितने प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर अपन लोग आज चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसे BA, BSc, BCom फाइनल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ये कॉमन टॉपिक है हमारी। ठीक है, तो आइए आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं हम कि इसका महत्व क्या है और किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक साइड लिखा हुआ है हिंदी के विराम, एक साइड लिखा हुआ है चिन्ह और एक साइड दिया हुआ है अंग्रेजी के विराम चिन्ह। इस तरह से कुल हमारे टोटल करके कितने चिन्ह है? 17। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। अल्प विराम, हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? अल्प विराम। और इसका यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है और अंग्रेजी में इसे हम कॉमा के संकेत से जानते हैं। फिर सेकंड दिया हुआ है विराम चिन्ह अर्थात अर्ध विराम। एक ऊपर है अल्प, नीचे है अर्ध। इसे भी आप देख रहे हैं, इसका चिन्ह सिंबल क्या है। और इंग्लिश में अंग्रेजी में इसे सेमी कोलन के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। फिर थर्ड है हमारा पूर्ण विराम, यहाँ भी इसका चिन्ह बाकायदे दिया हुआ है। और ये अंग्रेजी के विराम, इसे हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। फिर फोर्थ हमारा दिया हुआ है योजक, यहाँ भी आप देख रहे हैं जैसा कि इसका चिन्ह दिया हुआ है। और अंग्रेजी में इसे किस नाम से जानते हैं वो भी यहाँ सामने लिखा हुआ है, दिया हुआ है हाइफन। फिर हमारा फिफ्थ है प्रश्नवाचक, जो कि बहुत फेमस है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कॉमन जनरली हम लोग कहीं भी करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक और अंग्रेजी में इसे क्वेश्चन मार्क के नाम से जाना जाता है। फिर उसी तरह से हमारा छठा नंबर है विस्मयादि बोधक, इसका भी बाकायदे चिन्ह दिया हुआ है और अंग्रेजी में इसे साइन ऑफ एक्सप्लेशन के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिर हमारा सेवंथ है अधरण चिन्ह, बाकायदे इसका भी चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ सामने दिख रहा है। और अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कामा के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्वर्टेड कामा को हिंदी में क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे चिन्ह दे दिए जाते हैं उसके साथ में। फिर हमारा है 8वां कोष्टक, कोष्टक को इंग्लिश में ब्रैकेट से पहचाना जाता है। फिर 9वां हमारा है विवरण चिन्ह, इसे इंग्लिश में कोलन एंड डैश के नाम से जाना जाता है। फिर 10वां हमारा निर्देशक चिन्ह, ये ओनली फॉर दिस डैश के नाम से इसे जानते हैं। फिर 11वां नंबर है संक्षिप्तक, जैसा कि ये भी दिख रहा है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है। फिर है हमारा हंस पद, अर्थात इंग्लिश में इसे साइन ऑफ मिसिंग के नाम से जानते हैं। फिर 13 नंबर हमारा है समाप्ति सूचक, इसे अंग्रेजी में हम लोग दी एंड यानी द एंड के नाम से जानते हैं। फिर आइए इधर देख लेते हैं, इधर यहाँ दिया हुआ है इसके आगे फिर हिंदी के विराम चिन्ह और अंग्रेजी के। ये तो हमारा 13 था। फिर इसके बाद यहाँ आ जाते हैं 14 नंबर पे लोक निर्देशक चिन्ह। फिर लोक निर्देशक चिन्ह क्या होता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये सामने दिया हुआ है। और अंग्रेजी के इसे इरिटिसस इस नाम से इसे जानते हैं। फिर हमारा है पुनरुक्ति बोधक, यहाँ पे दिया हुआ है और इसे इंग्लिश में डिटो टू एजर नाम से जानते हैं। फिर हमारा है तुल्यता सूचक यानी बराबर, इसे हम अंग्रेजी में साइन ऑफ इक्वल्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारा लास्ट एंड अंतिम है संकेत सूचक, अर्थात संकेत के माध्यम से संकेत सूचक, अर्थात इंग्लिश में इसे इंडिकेशन के नाम से जानते हैं। जब वक्ता द्वारा व्याख्यान देते समय कुछ समय ले लेकर बोला जाता है तो विराम लेने से उसके बोलने का भाव स्पष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वक्ता जो है जब रुक रुक कर बोलता है, यानी बोलते बोलते जब रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, जो आराम करता है
यहाँ लिखा हुआ है विराम, यानी जो आराम करता है उसी को विराम बोला जाता है। और विराम लेने से उसने उसके बोलने का जो भाव है, यानी कि बोलते वक्त जैसे जो बोल रहा है, बोलते वक्त जो रुक जा रहा है, तो उसके बोलने का भाव स्पष्ट हो जा रहा है कि यह जो है बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बोलने का भाव स्पष्ट हो जाता है। श्रोता को भी समझने में सुगमता रहती है कि इस दृष्टि से विराम का अत्यंत महत्व है। अर्थात इससे हमें ये समझ में आ जाता है हमारे विद्यार्थियों को और सुनने वालों को कि सामने वाला बोल क्या रहा है और कह क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इस विराम से पता चल जाती है, उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम नंबर 1 पे आते हैं, अल्प विराम। ये अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम जैसा कि नाम से पता चल रहा, अल्प यानी आधा, अर्थात अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना। यहाँ दिया हुआ अल्प विराम यानी कुछ देर के लिए रुकना फिर बोलना, वो होता है हमारा क्या? अल्प विराम। उसे हम अल्प विराम कहते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में अल्प विराम चिन्ह का उपयोग बहुत किया जाता है। किसी भी शब्द के पश्चात दूसरे शब्दों का उच्चारण अथवा लेख करते समय इस चिन्ह का, ये जो चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह का उपयोग करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए प्राय समान पदों या वाक्यों में यह देखा जाता है, हम उदाहरण देते हैं। जैसे कोई पद लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम लिखते हैं राम श्याम, एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें छोटे कामा का ये जो दिया हुआ है अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, राम श्याम हरि विवेक रोहित मोहित जो भी है, तो उसमें हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर उसी तरह है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम के चिन्ह को पूर्ण विराम से कुछ कम, यानी उससे थोड़ा सा कम, कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर के लिए प्रयोग में इसे लाया जाता है। अर्थात अर्ध विराम जो है पूर्ण विराम, यानी जो पूर्ण रूप से लगा दिया जाता है, यानी कि रुकना। पूर्ण लगा देंगे मतलब अब रुक जाना, स्थिर हो जाना है। लेकिन ये अल्प जो उसे थोड़ा सा कम देर के लिए रुकने के लिए, यानी रुके फिर चल दिए, इसके लिए हमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अर्ध विराम में युक्त, वाक्य में वाक्यांश, ये सारी चीजें क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हुए भी एक ही वाक्य से दूसरे को जोड़ के रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड बोला कि हमें दिल्ली जाना है और कुछ देर के लिए रुके, फिर दिल्ली से हमें दूसरी ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। फिर है हमारा पूर्ण विराम। और दूसरी चीज एक और है, जैसे हम MA, मैं लिख के बता देता हूं, MA PhD LLB, जैसे कि हम लिख दिए MA, ये देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है MA मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ एक ये देंगे और इस चीज का प्रयोग करेंगे। फिर हम इसके आगे लिखेंगे PhD, जैसे हमने लिख दिया PhD, ये देख रहे हैं। अब इसमें भी हम कहाँ प्रयोग करेंगे इसका बताइए? हाँ, लास्ट में, यहाँ जैसे यहाँ हमने ये लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ ये लगा देंगे, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? अर्ध विराम के अंतर्गत ये आता है। तो ये शायद मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं पूर्ण विराम, कि ये पूर्ण विराम क्या होता है। यानी यह वाक्य की पूर्णता का बोधक है, जो वाक्य हमारा उसको पूर्ण करने का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है जिसे अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूर्ण विराम के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि वह मनुष्य है, यहाँ पे दिख रहा है वह मनुष्य है, मैंने लगा दिया, पूर्ण विराम का चिन्ह दिख रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे इसके तो लिख देंगे भारत समृद्ध है, फिर यहां लगा दिए। ये हमारा किस चीज का चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। योजक, यहाँ पे दिख रहा है योजक, ये जो का चिन्ह भी दिख रहा है, अर्थात जब दो या अधिक शब्द समाप्त होते हों, दो या अधिक शब्द समाप्त होते हैं और उन्हें अलग अलग लिखना हो, तब दोनों शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एग्जाम्पल में बता देता हूं आपको कि जैसे जोड़ने, इसको हम कहते हैं कि जोड़ने वाला, यानी दो भाइयों के बीच की जो दीवार है उन दोनों को जोड़ने का एक काम करता है। जो बीच में दीवार है, दीवार होते हुए भी दोनों एक हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, जैसे माता पिता भाई बहन, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं लिख के क्या होता है। माता पिता, ये हमने लिखा माता पिता, ये देखिए यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये जोड़कर माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन गुरु और शिष्य, इन दोनों को भी जोड़ के रखा है। देखिए गुरु भी है और शिष्य भी है, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य क्या है, अधूरा। एक दूसरे के बिना दोनों क्या है, अधूरे हैं। अगर गुरु नहीं है तो शिष्य का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इन सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, योजक। इस वजह से यहाँ योजक का भी बहुत महत्व है। अब हम आगे आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये दिया हुआ ना, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्नवाचक, यानी किसी भी प्रश्नात्मक अथवा जिज्ञासात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, यानी जब कोई संदेहास्पद स्थिति हो, संदेहास्पद स्थिति में इस चीज का प्रयोग हम करते हैं। किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का। जैसे मैं बता दूं, क्या आप मंदिर जा रहे हैं? देख रहे हैं आप, जैसे लिखा हुआ है यहाँ, किस चीज का चिन्ह दिख रहा है, प्रश्नवाचक। व्हाट्स आर यू डूइंग हियर, व्हाट इज योर फादर नेम, यानी हम कुछ पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में हम क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला हमारा है विस्मयादि बोधक। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे हर्ष, विषाद, आश्चर्य, यानी कभी खुशी, कभी गम, कभी चिड़चिड़ापन, ऐसी स्थिति में हम विस्मयादि बोधक अर्थात बोध, किसी चीज का ज्ञान, ऐसे सिचुएशन में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वाह, जैसे किसी चीज को शाबाशी देते हो, आप बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा अधरण चिन्ह। अधरण चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। यह चिन्ह दो प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा, यानी एक सिंगल होता है, फिर उसके बाद डबल होता है। जैसे मैं बता देता हूँ इकहरा कैसे होता है, जैसे एक ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, और फिर दोहरे में ये सेम कंडीशन ऐसी हो जाती है अधरण चिन्ह की। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में हमें कब सिंगल और कब डबल का प्रयोग करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। यह दो प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। किसी व्यक्ति के नाम, उसके कथन या किसी अवतरण अथवा उदाहरण को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से उक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतना आवश्यक है नहीं, मतलब इतना जरूरी भी नहीं है कि किसी का नाम के लेखन के प्रयोग करने के लिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग तथा कथन का अवतरण हेतु दोहरे चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बता देता हूँ रामायण। रामायण आपने शब्द सुना है और इसके लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि का नाम आप लोगों ने सुना है। ये हो गया रामायण, अपन ने लिख दिया, आप लिखेंगे महर्षि। इसमें
यहाँ हम सिंगल का प्रयोग करेंगे। जैसे रामायण, रामायण। अब लिख दे महर्षि, महर्षि वाल्मीकि। इसमें हम सिंगल का प्रयोग करेंगे। यहां पे दिख रहा है ये ठीक है, ये अधरण चिन्ह अर्थात ये सिंगल है, इकहरा है। अब दोहरे का बता देता हूं कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं। दोहरे के लिए चिन्ह का प्रयोग करने से पहले इसके दो चीज मैं बता दूं। जैसा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जनरली में कहते हैं ना हम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए इसमें डबल चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे किया जाता है, देख रहे हैं आप, साफ साफ दिखाई दे रहा है अधरण चिन्ह। अब आगे चलते हैं कोष्टक, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। इन चिन्ह का अर्थात जीरो का उपयोग लेखन में प्रयोग किसी शब्द विशेष या सरलीकृत अथवा उस शब्द से संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वह कोष्टक में लिखा जाता हो। कुछ लोग कोष्टक के चिन्ह को कुछ कारांश, ढंग, मतलब कई तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायः इसका प्रयोग जो कठिन शब्दों के अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्राय जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये तब करते हैं जब वह बहुत कठिन हो, अर्थ और उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कोष्टक का। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको बता दे रहा हूं, परशुराम भार्गव, जैसे हमने यहां पे लिख दिया परशुराम भार्गव। अब इसके आगे हम क्या देंगे? कोष्टक। अब एक कोष्टक दिए, एक ही साइड लिखा है मैंने, है ना। अब इसके अंदर क्या लिख देंगे? भृगुवंशी मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में, भृगुवंशी। अब इसके अंतर्गत आ गया ये कोष्टक। देखिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं इसका। जैसे महर्षि वाल्मीकि, ये रामायण मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, रामायण ना लिख के मैं सिर्फ इसके आगे अगर लिखना रहेगा तो मैं महर्षि वाल्मीकि लिख दे रहा हूं यहां पे। इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे हम, क्योंकि महान व्यक्ति को हम ब्रैकेट या कोष्टक में कर लेते हैं ताकि पहचान कुछ अलग हो, उसे समझ में आए, ठीक है। इसलिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज के लिए इतनी, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबी है। अब बाकी नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बाकी जो बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अगर जो चीज न समझ में आए तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर सकूं। ऐसा अगर कुछ लग रहा है छूट गया हो तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में और कुछ सुधार कर सकूं। कुछ त्रुटियां हो तो उसमें, या जो चीज नहीं पढ़ाया गया हो तो उसके भी नए वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।